स्वागत है आपका पीएससी मैथ्स पे। बीपीएससी का दिल देखो। माय डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी के दिल देखो के माध्यम से हम चाहते हैं कि कैंडिडेट्स बीपीएससी को समझें, उसके दिल को समझें, उसके दिल के कितने टुकड़े हैं, उन टुकड़ों में भी क्या कौन सा ज्यादा लाडला है, कौन सा ज्यादा प्रिफरेबल है, किस पे बीपीएससी की ज्यादा नजर है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बीपीएससी के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। और जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बीपीएससी के साथ उठें, बैठे और बातें करें। बीपीएससी ने आपको अपने पुराने क्वेश्चन बैंक दिए हैं और उनके बेसिस पे जो भी एग्जाम आप देते हैं, न सिर्फ मैं 69 बीपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर करते हैं उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो उस एग्जामिनेशन के द्वारा दिया हुआ मिरर होता है, ताकि आप उस क्वेश्चन के थ्रू आप चाहे तो उस एग्जाम के आत्मा में झांक सकते हैं, कौन सा पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है ये पता कर सकते हैं, उस पोर्शन में भी कौन सा एरिया, सब एरिया, ये सारी चीजें जान सकते हैं। तो हम पीएससी नेट्स पे ऑलरेडी बिहार स्पेशल के क्लासेस हमने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके साथ बीपीएससी का दिल देखो, ये एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी जो चाहत है बीपीएससी उससे रूबरू कराएं, उससे मिलाएं, उससे जुलाएं, बातें करवाएं, जाने आप अपने चाहत के बारे में, बीपीएससी के बारे में कि कौन से एरियाज हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछ रही है। अगर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही है तो क्या पूरा का पूरा पॉलिटी उसको प्रिय है, या फिर ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रिय है, सवाल कितने आते हैं, और आते भी हैं तो कौन से एरियाज हैं, सब एरियाज हैं जहां से सवाल आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंटेंशन के साथ मैं प्रियंका कुमारी इस बीपीएससी का दिल देखो सीरीज का शुरुआत करती हूँ। तो चलिए, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कर रहे हैं। हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे, आपको एक एक हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा और कंसेप्ट के साथ आपको टास्क भी दिया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको कंसेप्ट प्लस टास्क होगा। आपका काम है कि आप 3-4 जो पन्ने हैं, एक नोटबुक ले कुछ 30 पेजेस की, और उसके दो पन्ने 3-3 पन्ने क्या करें कि पीएससी नेट्स के नाम कर दें और सेक्शन वाइज की, अच्छा 2 पन्ने जो है वो पॉलिटी के हैं, 4 पन्ने हिस्ट्री के होंगे, इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ। हम आपको जैसे जैसे ये बीपीएससी का दिल देखो आगे बढ़ता जाएगा, हर क्लास में टास्क देंगे कि ये एरिया हम आपको बिल्कुल बकायदा हैंड होल्डिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एरिया को कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट 60 डेज है उसमें ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यकीन मानिए इससे पहले आपने बहुत तैयारियां की होंगी, शायद बहुत लोगों को सुना होगा, माना भी होगा। इस बार सिर्फ ये मानकर देखिए, आपको बकायदे ये जो टास्क दिए जाएंगे ये वो एरियाज होंगे जो कि बीपीएससी के दिल के बहुत करीब है, फेवरेट है। इनमें भी आपको आइडेंटिफाई कराया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और लास्ट 60 डेज के हिसाब से मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो चलिए, इसी के साथ मैं प्रियंका कुमारी शुरुआत करती हूँ बीपीएससी का दिल देखो, और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम 60-62 का जो सवाल है उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 60-62 एक्सट्रीमली सॉरी, जो सबसे अभी 68th बीपीएससी का जो सवाल है वहां से हम बढ़ेंगे। हम पहले 68th को करेंगे, फिर हम 67th पे जाएंगे। इसके 2 हैं जो 67th हेनरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, बैकवर्ड अप्रोच हमने इसलिए रखा है कि जो आपकी जो एग्जाम की तैयारी होगी वो किसी 10 साल पुराने सवाल 10 साल पुराना प्रीवियस ईयर पेपर पे नहीं होगी। आपकी जो एग्जाम की तैयारी होगी, जो आप इस बार तैयारी करेंगे, वो 68th में जो एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पे करेंगे। सो इसलिए हम बैकवर्ड अप्रोच रख रहे हैं। 68, 67, 65 अप टू लास्ट 8 इयर्स के हम देखेंगे हर सब्जेक्ट के, और ये बिल्कुल पॉसिबल है।
तो चलिए पेन कॉपी ले लीजिए, खाली कुछ पेजेस ले लीजिएगा और सबको इकट्ठे रखिएगा। आज से हम शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल पूछा आपसे बीपीएससी ने 68 में कि द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from which constitution? यानी जो समता का अधिकार आर्टिकल 14 में जिसकी बात की गई है, वो भारतीय संविधान में जिसकी बात की गई, वो कौन से संविधान में लिया गया है? माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट क्लासेस से आपको क्वेश्चंस दोनों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे। और आज के क्लास में भी सिर्फ कंटेंट ही हिंदी में है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी डिस्कशन तो हमारा बाइलिंगुअल ही रहेगा और जो कीवर्ड्स है उनका ट्रांसलेशन भी मैं करूंगी। सो दिस इज हाउ विल अप्रोच। चलिए, सो क्वेश्चन इज कि भारतीय संविधान में जो समता के अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 14 में, वो कहां से बोरो किया गया है? ऑप्शंस है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, मोर देन एबव, नन ऑफ द एबव। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड के बाद हम मोर देन एबव को मोटा एंड नन ऑफ द एबव को नोटा से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और साथ अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हमने यूएसए से लिया है, बट जो एक पार्ट है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे बीपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रही है, उसका एप्लीकेशन पूछ रही है, आपसे अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रही है कि ओके आपको पता हो कि आर्टिकल 14 क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और अलग अलग पार्ट्स, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहाँ से लिया गया है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कंसेप्ट। माय डियर फ्रेंड, इसके साथ अगर बात करें तो ब्रिटेन से हमने बहुत और भी चीजें ली हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, जो बाई कैमरलिज्म है, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं। अब इसके साथ आज का टास्क इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या करना है? माय डियर फ्रेंड्स, जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट संविधान, जो विश्व के अलग अलग संविधान हैं जहां से हमने अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के एक संविधान को पिरोया है। तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज का आपका पहला टास्क है जो कि आपको तैयार करना है, क्योंकि फ्रांस से क्या लिया गया है, यूएसए से अभी हमने बात की कि अच्छा हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया, तो यूएसए से हमने इसके अलावा क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन लिया है। तो ये तो दो तीन चीजें हमने यहाँ बता दी, पर आप इसको बकायदे फ्रांस से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ये तैयार करेंगे। और दूसरा कि फ्रेंड्स आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक पता होने चाहिए, कितने राइट्स हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इनका नेचर क्या है। जैसे कि 14 के बारे में देखिए अप्लाइड क्वेश्चन आया है आपके पास, तो जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में एटलीस्ट आपको ब्रीफ ओवरव्यू होनी चाहिए, अगर डेप्थ की नॉलेज ना हो तो ये दो टास्क आपका है, दो इंपॉर्टेंट एरिया हो गया आपके लिए। पहला कि आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद करेंगे, दूसरा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 1 साल 10 महीना 12 दिन, 2 साल 10 महीना 5 दिन, 3 साल 11 महीना 18 दिन, मोटा एंड नोटा। सो माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन। देखिए यहाँ एक फैक्ट तो ये हमने देख लिया, बट हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन के बेसिस पे टास्क क्या है आपके लिए? आपका जो इंपॉर्टेंट लिस्ट बताया जा रहा है उसमें है कि आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, राइट? कब बना, है ना? कहाँ से स्टार्ट हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कब बना था ये? नवंबर 1946 में। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई, इसके जो चेयरमैन थे दोनों,
परमानेंट एंड टेम्पररी, ये हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था बिहार स्पेशल के, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कमिटीज है, जो डिफरेंट संविधान सभा की वर्किंग में डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी थी वो ड्राफ्टिंग कमिटी थी। एटलीस्ट उसके बारे में हम जानेंगे, उसके मेंबर्स के बारे में जानेंगे, और देखेंगे कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन कब पास किया गया था, जब पास किया गया था तब कितने पार्ट्स थे इसके, आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल्स कितने थे, करेंट स्टेटस क्या। एटलीस्ट इतना हमें इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। सो दिस इज द इंटेंशन ऑफ बीपीएससी का दिल देखो। ये हम सिर्फ पॉलिटी के लिए ही नहीं करेंगे, हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे, बट हम एक सीरीज में चलेंगे जहां पे हम पहले पॉलिटी के पिछले 8 साल को देख लेंगे, और ये बहुत जल्दी 4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसके लिए परेशान ना होइए। और उसके बाद एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर। ऑप्शंस है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, नोटा, सॉरी ये मोटा होगा, ये इस पे टाइपिंग एरर है, एंड द लास्ट वन इज नोटा। सो द करेक्ट आंसर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेट में लेजिस्लेटिव यानी विधान सभा से के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 164 स्टेट्स के लिए एंड आर्टिकल 75 अगर आप सेंटर के लिए पढ़ेंगे तो ये दोनों बातें करती हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड स्टेट्स। जब 164 जब हम पढ़ते हैं तब ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स शैल बी collectively रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान सभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको आर्टिकल 164, 75 और ये सिर्फ एक प्रोविजन है। आर्टिकल जब 75 आप पढ़ेंगे तो ये उसका एक प्रोविजन है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। बाकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो ये सारी बातें की गई हैं। तो आपका काम है कि टास्क नंबर जो ये 3 है कि आप आर्टिकल 75 एंड 174 को अच्छे से पढ़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपका ये भी टास्क है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इन क्वेश्चन की बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। तो ये आपका इस स्लाइड से टास्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सबसे प्रिय, क्योंकि बिहार अभी भी ज्यादा ग्रामीण राज्य है, हमारे पास शहरी डेवलपमेंट बहुत कम है, तो सबसे प्रिय जो एरिया मुझे लगता है बीपीएससी का, जितना मैं समझ पाई हूं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में का बीपीएससी के दिल में कितना स्थान है ना। तो क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the post-73rd amendment era, there has to be decentralization of, ठीक है, there has to be decentralization of options क्या क्या है आपके पास, decision making power, system as a whole, judicial power and administrative power। और इन 4 ऑप्शंस के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि which of the above statements are correct। ओके, तो अगर हम देखें कि 73rd अमेंडमेंट के में कौन कौन सी चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग पावर का हुआ है, सही है, ऑप्शन 1 सही है। सिस्टम एज अ होल का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 सही है। बट जुडिशियल पावर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जुडिशियल पावर्स का कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी को एनविसाज करता है। और जब आप आर्टिकल 50 पढ़ेंगे तो वहां पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात होती है, और जो
पंचायती राज सिस्टम है ये थर्ड टियर सिस्टम है हमारा एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जुडिशियल पावर्स का कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। पूछा गया कौन कौन सा सही ऑप्शन है, देखिए कहाँ पे 3 है, 3 कट गया। 1, 2 और 4 हमने बात की थी कि हाँ डिसीजन मेकिंग पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, सिस्टम एज अ होल का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। माय डियर फ्रेंड्स, अब तो ये 74 थर्ड अमेंडमेंट अभी हम देखेंगे कि 68 में ही बीपीएससी ने 3 सवाल यहां से पूछे हैं। तो आपका टास्क क्या है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया आपको पता होनी चाहिए। नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, पार्ट 9। आर्टिकल्स कौन से डील करते हैं 243A टू 243 बताइए। ओ कौन सा शेड्यूल है ये 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं 29 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सी कमिटीज, देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल जुबान पे, कौन कौन सी कमिटीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम बलवंत राय मेहता कमेटी, कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड का आपका ये टास्क है, आप बिल्कुल इसको याद करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी ने आपसे पूछा है कि द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, राज्यसभा में किसका किसका रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड होता है। पहला है कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, members nominated by the President of India. The option is D mota and E is nota. More than above, none of the above. My dear friends, अगर राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो उनका 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किनके द्वारा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के जो मेंबर्स होते हैं इनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और दूसरा प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को और कुछ मेंबर्स जो होते हैं जो स्टेट जो अपना रिप्रेजेंटेशन जिनको भेजता है वो उसका विधानसभा जो है मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो संविधान का ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन है कि मेंबर्स जो है या तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा उनका किस लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए कहता है कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखिए जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड आ गया तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। दूसरा है मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए यहां तक अगर हम पढ़ते हैं कि मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, ऐसा लगता है कि ये गलत है, सिटीजन्स कहां से आ सकते हैं, इसलिए सवाल पूरा पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन कि थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने क्या पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इसका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिएगा तो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। तो बी और सी हमारा सही आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मोटा यानी मोर देन एबव होगा। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से टास्क क्या है आपके लिए, आप बिल्कुल देखिए लोकसभा राज्यसभा एटलीस्ट इसकी जो बुनियादी बातें हैं वो चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे राज्यसभा की इलेक्शन की बात हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। मेथड जो होता है इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात है स्टेट्स की तो कौन सा शेड्यूल डील करता है, 4th शेड्यूल डील करता है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं, कितने इलेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ये बुनियादी बातें पता होना चाहिए। और इन द सेम वे लोकसभा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आज इस स्लाइड का टास्क ये है आपका, प्लीज इसको नोट कर लेंगे। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। The question is,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुकात रखता है। ऑप्शन है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कॉलेजियम सिस्टम, मोटा एंड नोटा। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक देखिए ये सवाल तो आपको वन लाइनर दिख रहा होगा, लेकिन जब तक आप इन तीन कंसेप्ट्स के बाद नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका सवाल गलत होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर मोटा है, मोर देन वन ऑफ द अबव। हम देखते हैं कैसे। अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि जो भी हाई कोर्ट के डिसीजंस होंगे उनके अगेंस्ट वो अपील सुन सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी हाई कोर्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आर्टिकल 131 जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डील करता है। चलिए पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, यानी वैसे डिस्प्यूट्स जो संघ और राज्य के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। मतलब ओरिजिनल, मतलब इन डिस्प्यूट्स के केसेस में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस को इंटरटेन करेगा जो फेडरल डिस्प्यूट्स के हो गए। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो फेडरल डिस्प्यूट में क्या हो गया, या तो सेंटर वर्सेस स्टेट हो जाए यानी संघ वर्सेस राज्य, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाए यानी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एक तरफ हो, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स, आप समझ रहे हैं, या फिर सेंटर एंड कुछ स्टेट्स एक तरफ रहें वर्सेस अदर स्टेट्स, मतलब वैसे वर्सा। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं इसको बोलते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। और इन केसेस में जो पार्टीज हैं आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि डायरेक्टली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली दफा ही सुप्रीम कोर्ट जो है इन डिस्प्यूट्स के मसले को सुनता है। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का ये मतलब हो गया। अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 132 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है। अपीलेट मतलब बाय वे ऑफ अपील, अपील के थ्रू आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के थ्रू जाते हैं उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो आर्टिकल 132 के अंदर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया के जो टेरिटरी है उसके किसी भी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 132। तो ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन हुआ और यहाँ पे हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। ये इतना डिटेलिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या अंतर है। ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट इंस्टेंस, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा बाय वे ऑफ अपील, यानी हम पहले सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे और वहां के डिसीजन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये दो बातें हो गई। रही बात कॉलेजियम सिस्टम की, तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं इनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की बात करता है। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की बात जो देखी जाती है जिस सिस्टम के द्वारा, दैट इज द नॉन एज कॉलेजियम सिस्टम। सो ये तीनों जो है वो डील करता है यानी कंसर्न है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो द करेक्ट आंसर इज मोटा, मोर देन एबव, वन ऑफ द एबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपका टास्क क्या है कि देखिए आप ऊपर से ना पढ़िए, आप सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है, जो स्टैंडर्ड आपका बुक है यानी लक्ष्मीकांत, आप बिल्कुल वहां पे देखिए 3-4 घंटे, अगर आपने एक दो बार ही पढ़ी है तो 3-4 घंटे ही लगेंगे, और 2-3-4 बार से ज्यादा पढ़ लिया तो 2 घंटे हार्डली लगेंगे आपको रिवाइज करने में। कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं है। अब बिल्कुल वहां से समझ जाइए कि डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस क्या होता है।
मुझे ऐसा लगता है ये आपका टास्क है, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है माय डियर फ्रेंड्स कि आने वाले समय में बीपीएससी जो है अपने एग्जाम का लेवल और बढ़ाएगी और स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। तो देखिए बीपीएससी के दिल में पंचायती राज के लिए बहुत विशेष जगह है। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन should be how many years according to 73rd Constitutional Amendment Act, यानी 73वीं संविधान संशोधन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन में लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा तय की गई है वो क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस आपके पास है ऑप्शन 21 ईयर्स, 25, 28 मोटा एंड नोटा। तो जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यू ऑल नो कि 21 साल की न्यूनतम उम्र तय की गई है। अगर आप पंचायती राज के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपकी एज 21 साल हो चुकी है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है, देखिए तो हमने बात कर ली कि पंचायती राज के बारे में आप पढ़ेंगे। आप जब एज पूछा जा रहा आप पता कीजिए कि लोकसभा में कंटेस्ट करने के लिए कितना एज है, राज्यसभा में कंटेस्ट करने के लिए कितना एज है, ये भी देखिए प्रेसिडेंट के लिए क्या एज लिमिट है, अपना गवर्नर के लिए क्या है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि जो वोटिंग एज है हमारी उसको 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया था। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिस पे आपको एम्फसाइज करना है। तो ये आपका टास्क है इस स्लाइड से। होपफुली आप बीपीएससी के दिल को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स देखिए फिर से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीपीएससी को कुछ तो है, एज वी सेड। चलिए बीपीएससी के दिल में पंचायती राज की बड़ी जगह है। क्वेश्चन है कि एट व्हाट लेवल डज पंचायत समिति ऑपरेट इन ए पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है। ऑप्शंस है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल, मोटा एंड नोटा। सो करेक्ट आंसर हम देखें तो पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। अब क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है हमारा। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 टियर सिस्टम कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था। इसमें विलेज लेवल पे क्या है हमारे पास, ग्राम पंचायत। ठीक है, विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। अगर हम ब्लॉक लेवल पे देखें तो कौन सा टियर काम करता है, पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे क्या है, पंचायत समिति। और जिले के लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो हमारे पास है जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 टियर सिस्टम है, आप इसको देखेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल पंचायत देखिए इसी 68 में ही जो 9 सवाल आपसे पूछे गए हैं और उन 9 सवालों में से 3 सवाल पंचायती राज से थे और तीनों बनने लायक थे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बीपीएससी तो पूछ नहीं रही अभी, बिल्कुल ठीक है अप्लाई कर रही है बट अभी भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। और अब तो आप बीपीएससी के दिल में देख रहे हैं। तो आपका टास्क है कि आप बिल्कुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐसे पढ़ लीजिए कि कोई सवाल ना छूटे वहां से, और आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में जो भी बीपीएससी आपसे सवाल पूछी होगी बिल्कुल यहाँ पे मेरे आंसर देने से पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टास्क है कि इंड टू इंड कवर करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ऊपर नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, नहीं पूरा पढ़ लीजिए आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा गवर्नेंस ओरिएंटेड सवाल मुझे लगता है। क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया which one of the following statements is not correct। माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे emphasize कर दूं, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप जो करेक्ट के पहले जो प्रीफिक्सेस लगे होते हैं ना बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ये सिर्फ करेक्ट है या फिर नॉट है करेक्ट या फिर इनकरेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि
कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोविजंस है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल का, उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। अगर राज्य सरकार को लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम होना चाहिए तो वो बना सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमेन। एक जो डिस्ट्रिक्ट फोरम यहाँ पे राज्य सरकार बनाएगी उसमें एक महिला, जो उसके मेंबर्स होंगे उसमें कम से कम एक महिला जो है वो वुमेन होनी ही चाहिए। शैल मतलब मैंडेटरी है, ये बिल्कुल सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है कि द डिस्ट्रिक्ट फोरम जनरेट्स द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन का गवर्नेंस की तरफ बेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा ही पढ़ना है। 10 सवाल तो आसानी से डुएबल, 8 सवाल तो आसानी से डुएबल है, करंट अफेयर्स का होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया और वहां से जो इकोनॉमिक जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिवाइज किया गया, उसके हिसाब से ये है कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। सो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर इसका मोटा होगा, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये सवाल जो था फ्रेंड्स, ये सारे सवाल बीपीएससी ने, अगर हम बात करें तो ये सारे सवाल बीपीएससी ने हमसे पूछे हैं लास्ट 68th एग्जाम में। और यहाँ पे जो जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं, जो जो आपको टास्क दिए गए हैं, आप बिल्कुल उसको नोट करेंगे। और दीज आर द हाई प्रायोरिटी एरियाज जिनसे बीपीएससी सवाल पूछ रही है, जो बीपीएससी के दिल का टुकड़ा है। अगर पॉलिटी एक बीपीएससी का दिल का टुकड़ा है तो इस पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट टुकड़े हैं, वही टुकड़े हम छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इन सबको आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। जैसे आपका नोटबुक बन गया 3 पन्ने का, मान लो आपने पॉलिटी के लिए डेडिकेट कर दिया, तो आप लिखते जाएंगे कि अच्छा ये एरियाज मुझे जो है जहाँ पे इम्फसाइज करना है, और बकायदा उसी तरह से रिवाइज करेंगे। और देखिए अगले 60 दिनों में आप कहाँ रहते हैं। तो यही इंटेंशन है इस सीरीज का। और आने वाले कल से जो क्लासेस होंगे बीपीएससी का दिल देखो, उसमें हम दोनों क्वेश्चंस को यहीं पे टाइप ही कर देंगे ताकि मुझे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ना पड़े। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट्स का हम करेंगे और बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। और इसके साथ जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, वो भी बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। टिल देन आप बिल्कुल लगे रहिए जोश और जुनून के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।